नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए आज का टॉपिक है लिकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज या यूरेथ्रल डिस्चार्ज चाहे मेल में या फीमेल में है वो कैसा होता है। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज नॉर्मल है ये मान के चलिएगा, और वो डिस्चार्ज क्लियर भी हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है, और थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। उस पर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है उसका डिफरेंस जानने के लिए आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो जो हमारा नॉर्मल वेजाइना से सिक्रीशन होता है वो क्यों होता है। वेजाइना में, सर्विक्स में ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो कि फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। वो फ्लूइड जो वहाँ पर डेड सेल्स होते हैं, जो डेड बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, उनको वो बाहर निकालने में और क्लियर करने में मदद करता है। तो ये सिक्रीशंस हमारी बॉडी में आप ध्यान देंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि हमारे नाक में से भी कुछ सिक्रीशन होता रहता है, मुंह में से भी कुछ सिक्रीशन होता है, कान से भी सिक्रीशन होता है। यानी जो भी हमारे शरीर के जो ओरिफिसेस यानी छिद्र हैं, वहाँ से बॉडी की ऐसी संरचना है कि वहाँ पर अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ ऐसी जाती है जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ से जो सिक्रीशंस होते हैं उसमें कुछ एंजाइम्स, कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि लोकली उस जगह के बैक्टीरिया को और ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि हार्मफुल हो सकते हैं उनको किल करते हैं और उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं नेचुरल तरीके से। इस तरीके से जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बना हुआ है कि बॉडी सबसे पहले खुद को ही प्रोटेक्ट करती है। जब अगर ये डिफेंस मैकेनिज़्म कहीं किसी प्रकार से गड़बड़ हो जाता है तो हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है और फिर हमको उससे रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है। तो जो वेजाइनल या यूरेथ्रल डिस्चार्ज है वो क्या होता है, उसमें लिक्विड सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है। जो लिक्विड सेल्स होते हैं वो लुब्रिकेट करते हैं और बैक्टीरिया, पस सेल्स और सारे हार्मफुल एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है और वहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने की कोई जो है गुंजाइश नहीं मिलती और इन्फेक्शन नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज या यूरेथ्रल डिस्चार्ज कैसा होता है? थिन होता है, मतलब पतला होता है, पानी की तरह होता है, वो सफ़ेद भी हो सकता है, थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है, स्टिकी भी हो सकता है यानी चिपचिपा भी हो सकता है, ज़्यादा भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है। ये सब नॉर्मल है। अब अगर किसी फीमेल को थोड़ा सा भी डिस्चार्ज हो रहा है और वो ये सोचती है कि अरे ये तो कोई बीमारी है, क्योंकि उसके साथ में जो फ्रेंड्स हैं ये लोगों ने कुछ डिस्कस किया होगा और उसमें उनको लगा होगा कि यार उनको कोई बीमारी हो गई है, लेकिन ये सही नहीं है, ये नॉर्मल है। आप ये मान के चलिए कि ये नॉर्मल है डिस्चार्ज। वो एबनॉर्मल कब होता है? उसके साथ और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, तब वो डिस्चार्ज एबनॉर्मल आता है। तो उसके बारे में हम अभी बताते हैं। पहले नॉर्मल का डिस्कशन करेंगे। तो ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल डिस्चार्ज। और ये जो है फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज की समस्या मेल्स से ज़्यादा होती है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण तो है जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन है, वो मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है, फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन फीमेल्स में ज़्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन के अपेक्षाकृत, और मेल्स में उसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन भी होता है। तो ईस्ट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट एक हार्मोन है जो कि कॉज करता है ये वाइट डिस्चार्ज। सबसे पहले ये नॉर्मल कारण है, फिजियोलॉजिक यानी कि जो नॉर्मल कारण है वाइट डिस्चार्ज के, ये है एक हार्मोन ईस्ट्रोजन फीमेल्स में जो कि ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उनको सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा कारण है कि जो फीमेल यूरेथ्रा होती है, जो पेशाब की नली होती है फीमेल्स की, वो बहुत छोटी होती है। मेल्स की पेशाब की नली बड़ी होती है, फीमेल्स की 4 सेंटीमीटर होती है और मेल्स की 20 सेंटीमीटर होती है पेशाब की नली। तो आप ये सोचिए कि जब अगर छोटी नली है
तो पेशाब के रास्ते से इन्फेक्शन को ऊपर जाने में कम वक्त लगेगा। और उसी प्रकार से मेल्स की चूँकि बड़ी होती है तो उनको इन्फेक्शन पहुंचने में ज़्यादा समय भी लगता है और नहीं भी होता है, क्योंकि फिर अब यूरिन करते हैं और ये सारी चीज़ें तो वॉश आउट भी हो जाती हैं, समय ज़्यादा मिलता है बैक्टीरिया को निकल जाने के लिए। और फीमेल्स में जो है वो जल्दी हो सकता है क्योंकि उनका यूरेथ्रा ही छोटा है। तो इस वजह से भी फीमेल्स में सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं और जल्दी इन्फेक्ट हो जाती हैं फीमेल्स, और ईस्ट्रोजन की वजह से भी। तो ये एक कारण आप समझ लीजिए, बेसिक कारण ये है। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज है इसका जो है कारण फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दो तरह से होता है। फिजियोलॉजिकल कब होता है? फिजियोलॉजिकल जैसे प्रेगनेंसी हो गई, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में जब बच्चा पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है जब बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से डिस्चार्ज वाइट ज़्यादा होने लगता है। क्यों वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा जिसको बोलते हैं, नॉर्मली भी हमारे शरीर में, मुंह में, नाक में, पेशाब के रास्ते में सब जगह बैक्टीरिया होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं। जब वो कम अमाउंट में होते हैं वो उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर यही बैक्टीरिया वहीं पर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सिम्टम्स कॉज करता है और डिजीज़ कॉज कर सकता है। और अगर थोड़े अमाउंट में रहता है तो वही प्रोटेक्ट करता है। तो अब वो सिम्टम्स वो ज़्यादा क्यों होगा, कब होगा? वो तब होगा जब किसी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, या अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है उसकी वजह से, उस समय उस बैक्टीरिया को फैलने का मौका मिल जाता है और वो बढ़ जाता है और वो सिम्टम्स कॉज करता है। तो फिजियोलॉजिकल कारण में सबसे पहले ये बताया कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। दूसरा, जब फीमेल्स प्यूबर्टी जब उनकी आती है, जब पहला पीरियड आता है, उसके पहले भी कभी कभी ये समस्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ऑब्वियसली फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंच रही है यानी उसकी शरीर में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। अब उसको फीमेल हार्मोन बढ़ रहा है, वो बड़ी हो रही है, उसको ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होंगे जिसके लिए ईस्ट्रोजन की आवश्यकता होती है। और जब प्राकृतिक रूप से ईस्ट्रोजन ज़्यादा निकलता है तो बॉडी के वो चेंजेस तो होते ही हैं, मैच्योरिटी होती है, उसके अलावा वाइट डिस्चार्ज भी होने लगता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो फिर उसके बाद फ्लोरा में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वही बैक्टीरिया जो थोड़े थे वो ज़्यादा होने लगते हैं और फिर वो डिस्चार्ज होने लगता है। सिक्रीशंस वो सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके और बाहर निकालती है, बॉडी से ज़्यादा निकालती है, तो लगता है अरे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल है, उसमें कोई जो है बीमारी नहीं है वो। तो प्रेगनेंसी हो गया, प्यूबर्टी हो गया, और तीसरा केस तब होता है जब बच्चा पैदा होता है। अगर किसी फीमेल को डिलीवरी होने के बाद एक फीमेल बच्चा हुआ है तो कभी कभी वो बच्चों में देखा जाता है कि उनके भी पेशाब के रास्ते में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि माँ का जो एस्ट्रोजन है वो बच्चे के भी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर डालता है और उसकी वजह से थोड़े दिनों तक बच्चे को भी वाइट डिस्चार्ज होता है, वो भी नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मली हो सकती हैं, इसके लिए कोई कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल है। दूसरा आता है पैथोलॉजिकल, यानी कि किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से ये चीज़ एबनॉर्मल हो गई। तो इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है किसी प्रकार के सेक्सुअल कांटेक्ट से। अगर किसी को इन्फेक्शन है और वो किसी से सेक्सुअली कांटेक्ट करता है तो वो इन्फेक्शन उसको ट्रांसफ़र हो सकता है। अब फीमेल और मेल यूरेथ्रा को याद रखिए और आप ये समझ पाएंगे कि मेल्स को जल्दी नहीं ये सिम्टम्स आते हैं और फीमेल्स को जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा की लेंथ फीमेल्स की जो है छोटी होती है। और इसी वजह से जो मेल्स हैं, अगर फीमेल एक आती है हमारे पास और उसको ये सिम्टम्स मिलते हैं तो हम उसको ट्रीट करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि आपके हस्बैंड को भी ट्रीट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो एसिम्टोमेटिक हो, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं पर इन्फेक्शन है, हो सकता है उनको कहीं और से इन्फेक्शन हो
वो उसको कैरी कर रहे हैं और फिर वो अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिए, उनको सिम्टम्स नहीं है। इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में मेल्स बड़े रिलक्टेंट हैं कि उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जाए। वो पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि उनको कुछ हुआ भी है, वो बोलेंगे हमें कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। इसीलिए जब भी मैं पेशेंट देखती हूँ तो मेल और फीमेल दोनों, हस्बैंड वाइफ या कपल्स को एक साथ बैठा करके ही देखती हूँ और उनको ये बताती हूँ कि भाई आप भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एनीवेज, तो ये जो है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कई सालों तक इन्फेक्शन होने के बाद कई सालों तक भी एसिम्टोमेटिक हम रह सकते हैं, मतलब हमें कोई सिम्टम नहीं कि कभी किसी को कोई इन्फेक्शन लगा, बैक्टीरिया आया अंदर, वायरस आया अंदर, पैरासाइट आया अंदर, बॉडी उसको फाइट की अपने तरीके से, सिम्टम्स नहीं आए पर थोड़ा थोड़ा रह जाता है। फिर जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी किसी तरीके से कमज़ोर होती है या कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कोई स्ट्रेस होता है, कोई बीमारी होती है, उसके बाद जो है मौका मिलता है बैक्टीरिया को ग्रो करने का और वो ग्रो करता है। तो कई सालों तक एसिम्टोमेटिक रह सकते हैं, उसके बाद ये इन्फेक्शन फिर फैल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये होने के बाद जो है एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके पार्टनर्स में पहले सिम्टम्स आ गए हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी आवश्यक है, इसलिए दोनों पार्टनर्स ही अपने आप को ट्रीट करवाएंगे। डिफरेंस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज में अंतर क्या है? फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज जो होता है उसमें कोई बदबू नहीं होती है, कोई वेजाइना में या उसमें कोई खुजली नहीं होती है, पेशाब करने में कोई जलन नहीं होती है, पेशाब की जो स्ट्रीम है यानी धार है वो नॉर्मल होती है, कम नहीं पड़ती है, और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, फीवर नहीं होगा, बैकएक नहीं होगा, पेल्विस में कोई पेन नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बस डिस्चार्ज होगा जिसमें कोई बदबू नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वो ट्रीटमेंट के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। और यही सारी चीज़ें जो अगर हों तो वो पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है, इसका ध्यान रखिएगा। तब आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, दोनों पार्टनर्स को। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, स्वैब लेते हैं वेजाइना से, सर्विक्स से या यूरेथ्रा से, जहाँ से भी, वो स्वैब लेकर के देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे क्या है। उससे नहीं होता है तो कल्चर करते हैं, कल्चर में बैक्टीरिया जो भी चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं, पता लग जाता है कि ये है, तो हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। नहीं तो डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, कोई भी जो है बड़ा टेस्ट जो है कर सकते हैं, तो हमें फाइनल डायग्नोसिस मिल जाती है। सिम्टम्स के साथ में हमें फाइनली डायग्नोज करना है कि क्या है, तो हमको ये करना पड़ेगा लैब टेस्ट। सिर्फ सिम्टम से हमें पता चलेगा कि भाई हाँ है, कुछ है, क्या है, तो ये है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। और उसके बाद जो है एक चीज़ और ये है कि जब अगर कभी कोई ऐसी जांच करवाते हैं तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा आया है कि उसको सिम्टम्स मिल रहे हैं, डिस्चार्ज है, पेन है, फीवर है, पेशाब में जलन है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम उसको और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या वेनरल डिजीजेस, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। जो भी चीज़ें सेक्सुअली ट्रांसमिट हुई हैं, कोई भी बीमारी, उसको हम STD, STI या VD कहते हैं। उसमें कई सारे इन्फेक्शन हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ किसी वजह से भी हो सकते हैं, और वो हम लैब में टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये टेस्ट है, ये करवा लिया है और अब ये इनका ट्रीटमेंट है, उसको ज़रूर करवाइए। उससे बिल्कुल आप वो मत, और हमेशा याद रखिएगा कि अपने साथ अपने पार्टनर को ज़रूर लेके जाइएगा ताकि आप दोनों लोग ट्रीट हों और फ्यूचर में वो इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अक्सर करके ये इन्फेक्शन बार बार होते हैं और लोगों को बार बार परेशान करते हैं, और अगर ये प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होते हैं तो फिर वही दवाइयाँ फिर काम नहीं करती और उसको लंबे समय तक चलाना पड़ता है, तब जाके कहीं आराम मिल पाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट में। वही अगर बैक्टीरिया से है तो बैक्टीरिया मारने के लिए दवाइयाँ दी जाएंगी, फंगस से है फंगस मारने के लिए दवाइयाँ दी जाएंगी, प्रोटोजोआ है तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाएंगी, कुछ लोकल ऑइंटमेंट वगैरह दिया जाएगा और फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और बार बार होंगी, ये ध्यान रखिएगा अगर आपने केयरफुल तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया और फिर फ्यूचर में अगर सजग न रहे तो फिर से होने की संभावना है। पार्टनर को जरूर ट्रीट करवाइए, सिम्टम हो या ना हो। फिर उसके बाद जो है क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहली चीज़।
अगर कोई ग्रोथ है, कोई अल्सर है, कोई फुड़िया है या कोई चीज़ जो आपके पेशाब के रास्ते के आसपास में है और आपको बहुत परेशान कर रही है, इसका मतलब है डॉक्टर के पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत ही बदबूदार डिस्चार्ज है, कमर में दर्द है, पेल्विक पेन है, पेशाब करने में जलन है, पेशाब की स्ट्रीम जो है नॉर्मल नहीं हो रही है, ये भी एक सिम्टम है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, हमें जाना है। फीवर अगर आ रहा है, ज़रूर जाइए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिए और आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए पूरा। इसके बाद कुछ ऐसी मिथ्स हैं जिसको जो है जान लीजिए तो अच्छा होगा। सबसे पहली चीज़, सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज एक सिम्टम है, सिम्टम एक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, कई डिजीजेस, कई इन्फेक्शन उस चीज़ को जो है उसमें ये सिम्टम मिलता है। और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से नहीं, ये तो नॉर्मली भी एक माँ जो है बच्चे को भी जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर प्रेगनेंसी में उसको है कोई इन्फेक्शन, बच्चा जब होता है तो वो बच्चे को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। एक चीज़ और, प्रेगनेंसी में अगर ये कोई इन्फेक्शन है और माँ का अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बच्चे को समय से पहले माँ को दर्द होने लगता है और बच्चा प्री टर्म लेबर में माँ चली जाती है और बच्चा पहले हो जाता है, तो बच्चा कमज़ोर होता है और उसकी फिर प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं रहती है। और अगर एक कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन है तो कोई और इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर किसी को जो है कोई बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या कैंडिडा की बहुत ओवर ग्रोथ है, सब कुछ है, और अगर वो किसी कारण से उसका कोई कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो अगर अगले, फॉर एग्जांपल अगर किसी को HIV है तो वो HIV जो है बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर जाएगा अगले में। अगर अगले को कोई बीमारी है तो ऑलरेडी जो है कोई बीमारी अगर हो तो और बीमारियों को होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा अपने ट्रीटमेंट को जो है पूरा करें और बिल्कुल स्वस्थ रहने की कोशिश करें, बहुत सजग रहें इस मामले में। और प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बोला कि वो फैसिलिटेट करता है दूसरे इन्फेक्शंस को और ले आने में बॉडी में। और एक चीज़ ध्यान रखें कि कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस के इन्फेक्शन से आगे कैंसर होने का खतरा होता है। रेयर होता है पर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और अगर ये इन्फेक्शन बहुत दिनों तक रहता है तो आगे जा कर के फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरा एग्जांपल इसी प्रकार से आदमियों के लिए है कि एक जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से जो है अगर बहुत दिनों तक रहता है और आदमियों को तो सिम्टम्स आते नहीं हैं तो एसिम्टोमेटिक जो है उनको यूरेथ्राइटिस रहती है, प्रोस्टाइटिस यानी प्रोस्टेट की स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन रहता है, यूरेथ्रा की स्वेलिंग हो जाती है, तो उनको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ये चीज़ें हैं, ध्यान ये रखिए कि कोई भी बीमारी है उसको ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, उसके प्रति आप सजग रहिए और पार्टनर को ज़रूर आप ट्रीटमेंट करवाइए, एक साथ जाइए डॉक्टर के पास। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे भारत सरकार ने सब जगह, सारे CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब जगह इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। प्लीज़ जाइए, प्लीज़ जाइए। गांव में है, शहर में है, आपको अगर आप शहर में हैं और अगर आपको जो है प्रॉब्लम है, हेजिटेट मत करिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए। वहाँ पर बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ गवर्नमेंट ने जो है रखी हैं। आप जाइए, उनको लीजिए और उससे आपको आराम मिलेगा। टेस्ट करवाइए, फ्री में टेस्ट, फ्री में दवाइयाँ हैं, जाइए करवाइए। ये मत सोचिए कि यार हमको बीमारी है, शर्म आ रही है, मेरे हस्बैंड तो खैर कभी नहीं जाएंगे, उनको कैसे बताएं, कैसे जाएं। प्लीज़ मत सोचिए, आपस में बात करिए और सरकारी अस्पताल जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप जा रहे हैं और फीमेल्स, आपको फीमेल डॉक्टर देख रही है और आप जब उससे बात करें तो प्लीज़ उनसे बोलिए क्या मेरे हस्बैंड को भी आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, या मेरे पार्टनर को भी आवश्यकता है ट्रीटमेंट की। बोलेंगी आप, ज़रूर करवाइए। आप सजग रहिए, आप पूछिए, आप दोनों लोग या जो भी पार्टनर्स रह रहे हैं वो लोग आपस में प्लीज़ आप लोग ट्रीट कर लीजिएगा कभी भी कोई भी सिम्टम आएगा। ये कोई टैबू नहीं है, किसी को भी हो सकता है। और पूरी लाइफ टाइम में 75% औरतों को कभी ना कभी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जानकारी हमेशा रखें और ट्रीटमेंट करवाइए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले टॉपिक को कल हम लोग जो है प्रस्तुत करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।